Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you are doing well. In the previous class, हम लोगों ने सर इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर 1, जिसके अंदर जस्ट बेसिक डिस्कशन के साथ कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पे रीड आउट करे थे कि सर अल्टीमेटली हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्री फोर टॉपिक्स हैं वो रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी के रीड आउट करने हैं, थोड़ा सा डीप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सर बहुत डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा, मैं सिर्फ 6 सिनारियोज आप लोगों के साथ वन बाय वन क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, जिसमें से आज एक सिनारियो हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। एंड सर दैट 6 सिनारियोज आर बेसिकली, नंबर 1 इज आपके सामने स्क्रीन पे होगा, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ जी, एग्रीकल्चर सेक्टर। Number 2, industrial sector. Number 3, foreign trade. Number 4, demographic profile, occupational structure and infrastructure. मुझे इसके अलावा और कोई हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा टॉपिक है सर, ये मैं डील कर रहा हूं कब, 1947 की सिचुएशन की एट दैट टाइम आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, जो मैं लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको डिस्कस कर चुका कि सर कमिंग 2-3 टॉपिक्स जो आगे आपके वाले होंगे, पढ़ने आपने यही सिनारियोज हैं, बट टाइमिंग उनकी क्या होगी, डिफरेंस होगी। अब 1947 आपको पता है कि सर जब हमें फ्रीडम मिली, जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए अल्टीमेटली, क्लियर, जब इंडिया एंड पाकिस्तान की डिवाइडेशन हुई, एट दैट टाइम हमारे इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू ओनली जस्ट दीज 6 पॉइंट्स, हमने जस्ट ये डिस्कस किया, क्लियर। जिसमें से नेक्स्ट ऑन, अगर टॉपिक में आपको वैसे एक माइंड मैप की बात करूं कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या होगा, चैप्टर 2, 3 एंड 4 के अंदर क्या होगा, सर पढ़ना तो इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग ही है, बट 1950 से लेकर 1990 तक अप्रॉक्स आपके 40 इयर्स का सिनारियो, अगले 40 साल का सिनारियो। कहते अब तो तुम आजाद हो चुके थे, अब तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद का बन चुका था, अगले 40 साल में इन सेक्टर्स के अंदर आपने क्या तरक्की करी वही बता दो। अगर कंट्रोल करने वाले होते, अगर बढ़िया पॉलिसीज आप लोगों ने बनाई होती, इकोनॉमिक प्लानिंग अगर आपने अच्छी की होती, फिर तो जाहिर सी बात है सर आपकी कंट्री का तो ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा होना चाहिए था, जीडीपी रेट बहुत बढ़िया होना चाहिए था। तो मुझे वही 6 सिनेरियोस के रिगार्डिंग, यही पॉइंट्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा क्लैरिटी प्रोवाइड करो कि अगले 40 साल का सिनेरियो क्या है, अगले 40 साल में तुमने क्या क्या अचीव करा। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों के चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। देन comes chapter number 4, that is 1991 onwards, clear, आज तक का। बिकॉज हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बड़ा आज तक चेंज रह चुका है, वो कौन सा चेंज था सर, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का लॉन्च हुआ, क्लियर, जिसमें आपके 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए, दैट इज कॉल्ड एज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये अपने आप में सर एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज, हमारी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने वाला चेंज। एंड अगर ना करते तो यही पॉइंट्स, मतलब 1990 में हमारी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी सर, आपकी कंट्री डिप्रेस्ड कंट्री होती, डिप्रेशन में जा चुकी होती, एंड दैट कंट्री जो कभी नेक्स्ट ऑन बाहर ना, अगर ये इकोनॉमिक पॉलिसी को हम लॉन्च ना करते, क्लियर। तो ये सर मेरे कमिंग 4 टॉपिक्स हैं जो यहां पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, अब तक सर हम लोगों ने एक तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, जिसमें से क्रक्स बता रहा हूं जस्ट 2-3 पॉइंट्स को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अभी ब्रिटिशर्स अगर नहीं है, मान लीजिए बिफोर द एडवेंट हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश रूल जब नहीं था, हमारे इंडिया का मेन आर बेसिकली क्या होता है सर, यू आर सेल्फ रिलायंट। सर आप अपने आप पे पूरा डिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट होना प्लस सेल्फ सफिशिएंट होना कि जितना हमें चाहिए सर हम उतना कर पा रहे, क्लियर। एंड बढ़िया सर्वाइव कर रहे थे, बिकॉज हम लोगों की थियरी क्या थी, क्योंकि पहले कौन सा पैसा था,
ये मनी जो इंट्रोड्यूस हुई वो तो ब्रिटिशर्स के आने से हुई। हमारे यहाँ पे तो बार्टर सिस्टम चलता था, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी चलती थी। क्लियर? तो सर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफी फेमस रहा है स्टार्टिंग से, एंड इवन डाटा वाइज अगर हम बात करें 72% ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या थी, इन्वॉल्व थी। आज उसी के रिगार्डिंग तो बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन थी जब 1947 में आपको क्या मिली, फ्रीडम मिली। तो सर वो सिनारियोस, थोड़े पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग इज, अभी तक जो हम बात कर चुके हैं सर, एक इंडस्ट्री को लेकर हमारी बात हुई है। इंडस्ट्री के केस में आपका एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या था, हाथ से बनी हुई मैनुअली जो चीजें हम इंडिया में बनाते हैं, क्लियर, जो हमारी बहुत ही फेमस रह चुकी है। क्लियर? तो अल्टीमेटली सर अपने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस थी, एंड वर्ल्ड वाइड सर एक अच्छा नाम था, एक्सपोर्ट था। बट ये सर बातें आप ब्रिटिश रूल से पहले की बात कर रहे हो ना। बाद में तो जब ब्रिटिश रूल हुआ, उन्होंने फर्स्ट टारगेट ही किसको करा, हमारी कंट्री की ग्रोथ को खत्म करना, हमारी कंट्री की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल ही क्या करना, स्टॉप करना, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी क्या हुई, काउंट हुई। जो आपके वन ऑफ द फीचर्स थे लास्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग होगा, नंबर 2 इज बेसिकली बैकवर्ड इकोनॉमी। क्लियर? एंड सर इनके रीजन थे, ईच एंड एवरी वर्ड हम लास्ट लेक्चर के अंदर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट ऑन आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो अदरवाइज वही पॉइंट्स रेपिटेट होते जाएंगे। सर डोमिनेंस पढ़ चुके थे कि एग्रीकल्चर का यहाँ पे बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। वर्किंग पॉपुलेशन का 72% जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। यहाँ पे सर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी, और तेरा वो टर्शरी सेक्टर वो तो भी पैदा ही नहीं हुआ था। हमारे तो यहाँ पे 3 सेक्टर होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी, नंबर 2 इज सेकेंडरी, एंड नंबर 3 इज टर्शरी। सर जब आप खुद ही बता रहे हो कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर का मेन डोमिनेंस था, तो मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी में तो बहुत ही कम थे, एंड टर्शरी तो सर टू द लिमिटेड एक्सटेंट। ये टर्शरी सेक्टर जो इंक्रीज हुआ है, सर्विस सेक्टर जो इंक्रीज हुआ है, ये तो 1991 की पॉलिसी के बाद जब ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया, ये तो तब जाके इंक्रीज हुआ सर। पहले तो सेक्टर ही हमारे 2 थे मेन, एक प्राइमरी जो फर्स्ट था, एंड सेकंड कौन सा था अपने आप में सर, जो इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज को तो आते ही ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया, टारगेट बनाया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल ही हमारी खत्म कर दी। तो सर हम ग्रोथ कहां से करती, हमारी कंट्री ग्रो कैसे करती, जिसको आपने नेम क्या दिया, नेक्स्ट ऑन वर्ड आपके पास एक वर्ड आया था, ब्लीक। वर्ड क्या था, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर मतलब टुवर्ड्स एन एंड, खत्म होने वाली सर, विद नोशनल ग्रोथ, नाम की ग्रोथ, जरा सी ग्रोथ। सर ऐसे थोड़ी कंट्रीज की चलती हैं, इकोनॉमियां चलती हैं। सुपने तो बड़े बड़े अपन रख रहे हैं कि जीडीपी रेट हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, बट उसके लिए सर ग्रोथ भी तो हो, ग्रोथ तो है नहीं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट ऑन, हम लोगों ने आई थिंक सो पॉइंट आज नंबर 5 रीड आउट करना है, 6 लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, निशान पढ़ो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, bulk of the population of India lived in villages। सर एक बात बताओ, ये अर्बनाइजेशन तो, शहरी विकास तो अब जाके स्टार्ट हुए हैं। क्लियर? स्टार्टिंग में अपने इंडिया में मोस्टली क्या थे, सारे के सारे विलेजेस ही तो थे। क्लियर? हमारी मोस्टली जनता, एंड इवन भी सर, इवन अपा नॉर्मली फैमिली से हैं, हम भी अगर बैकग्राउंड अपना पता करें, अपनी जनरेशन, बैक जनरेशन पता करें, किसी ना किसी गांव से आपका क्या होगा, लिंक होगा। क्योंकि सर पहले शहर थोड़ी थे, शहर तो बसाए गए हैं। पहले तो सारे क्या होते थे, विलेजेस होते थे, एंड विलेजेस के अंदर भी सिस्टम क्या था, प्रोविंशियल स्टेट, वो राजा महाराजा वाला सिस्टम जो पहले चलता आ रहा था। ये गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया है, ये तो 1950s में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, गवर्नमेंट एक सोचा गया, ये सारी थिंग्स हमने कहां से सीखी, ब्रिटिशर्स के कॉन्सेप्ट क्या करे, कॉपी करे। हमारे यहाँ पे थोड़ी था, हमारे यहाँ पे तो राजा महाराजा प्रजा सिस्टम ऐसा था प्योरली। आगे चलिए, इन 1948 only 14% of population lived in urban areas। ये भी तेरे जो मेट्रो सिटीज है ना, लाइक बॉम्बे या जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, ये मोस्टली बस वहां पे अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन थी।
अदरवाइज मोस्टली पॉपुलेशन जो रिजाइड करती थी वो कहां पे थी? विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर। ओके, एंड 86% लिव्ड इन रूरल एरियाज। अब एक चीज बताओ, ग्रोथ मांग रही हो, ग्रोथ सर अर्बन एरियाज में होती है, फैसिलिटीज कहां पे होती हैं? गांव में होती हैं, शहर में होती है? शहर में पॉपुलेशन कितनी रहती है सिर्फ उस टाइम, थोड़ा पास्ट की बात कर रहे हैं, 14%। एंड मोस्टली पॉपुलेशन कहां रहती थी? तो सर कहां से ग्रोथ होगी? एंड रूरल एरियाज को तो कॉन्सेप्ट अगर आप देखें आज भी विलेजेस में, जो सर सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ग्रो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि उनकी जरूरत ही बहुत कम है, वहां खर्चे ही बहुत कम है। सर पहली बात तो रूरल एरियाज में फैसिलिटीज है ही नहीं, और जहां फैसिलिटीज नहीं होती वहां खर्चे नहीं होते। वहां बता दे रहे कौन से होटल्स बने हुए हैं, क्लब्स बने हुए हैं, अल्टीमेटली अदर शोरूम्स एंड ऑल बने हुए हैं कि वहां पे आपको जाना पड़ता है जी। और है शहर में बैठे हैं तभी तो खर्चे इतने, शहर में बैठे हैं आप, फैसिलिटी है तभी एक्सपेंडिचर है। अब एक्सपेंडिचर होगा तो नेक्स्ट आगे आप कमाने की सोचोगे, कमाने की सोचोगे तो नेचुरली कंट्री की ग्रोथ रेट को आप क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे। बट क्या रूरल एरिया के लोग, वहां के जो विलेजर्स हैं, क्या वो नेशनल ग्रोथ के रिगार्डिंग सोचेंगे? सर सेल्फ सफिशिएंट पीपल है, एग्रीकल्चर मेन डोमिनेंस है, और अल्टीमेटली उतना बनाते हैं जितना खा, माड़ा मोटा एक्स्ट्रा अगर करते भी हैं तो उसका मोटिव क्या है? जस्ट डिमांड्स को पूरा करना, दैट्स इट। बड़ी सर सिंपल लिविंग सी है, बड़ी सिंपल लिविंग। ये तो शहरों में है, अर्बन एरियाज में है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आप लोगों के क्या हुए? इंक्रीज हुए। सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ना, टू बी वेरी क्लियर, खर्चा ही होएगा। समझ गए ना? अब बिल्कुल सिंपल लिविंग करनी है तो उसमें एक्सपेंडिचर ही क्या होंगे? पढ़िए आगे। रूरल पॉपुलेशन लैग अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर। सर एक बात था, रूरल एरियाज में ऑक्यूपेशन ही एक है, क्या? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अलावा तुम्हें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वहां बैठकर? आपा यहाँ पे शहर में अगर आते हैं, रहते हैं, तेरे पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम करने के, आप कहीं भी काम कर सकते हो। बट विलेजेस में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑक्युपाइड इन किस में है? एग्रीकल्चर में है। तो सारे के सारे लोगों का ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है ऑलमोस्ट। वही गांव के आसपास उनकी सारी क्या होती है? जमीन होती है, वही फार्मिंग वो करते हैं, वहीं का प्रोड्यूस वहीं की लोकल मार्केट में सेल करके पैसे कमा लेते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा तो कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एग्रीकल्चर के अलावा कैटल फार्मिंग कर लेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स में डील कर लेंगे, दूध वगैरह का काम कर लिया, छोटे मोटे काम ऐसे। और सर वही बात, जितने छोटे काम करेंगे कितना का कंट्रीब्यूट कर लोगे? जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो आपके हैं, माना डेली कंजम्पशन कितनी है, डेली प्रोडक्शन कितनी है, बट कितना का कंट्रीब्यूट कर लेंगे सर? जितना कंट्रीब्यूट तेरा सेकेंडरी सेक्टर, जितना कंट्रीब्यूट तेरा टर्शरी सेक्टर कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर इतना होकर भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। इवन पॉपुलेशन देख, 72% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर संभाल रही है, बट जीडीपी के मामले में बहुत कम, क्योंकि तुम्हारी जो वैल्यू है, बेसिकली यू आर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल, नॉट फिनिश्ड गुड्स। अब एक चीज सिंपल सा पॉइंट बता, फार्मर ने तो जस्ट वीट प्रोड्यूस करके देनी, वीट या राइस, क्लियर, जो भी है, लेट इट बी कनक या जीरी, क्लियर। अब कनक का नॉर्मल मार्केट में जो रेट है सर, अप्रॉक्स रॉ 20 पर केजी, ये भी आई थिंक सो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 पर केजी रॉ फॉर्म, 20 भी ज्यादा है, 16-18 के आसपास है, क्लियर। बाकी डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी, नॉर्मल जो कनक है वो कितना रेट है सर? 20 पर केजी है। ये तो सर रॉ फॉर्म है। इसको बनाने वाला, इसको प्रोसेस करने वाला, जो इसको फ्लोर बनाता है, आटा इसका बनाएगा, आटा बनाकर नेक्स्ट उसको बेकरी वाले को देगा, बेकरी वाला उसकी क्या बनाएगा? ब्रेड बनाएगा। वो यही चीज जो 20 रुपए की थी, वो करता करता इसके अंदर वैल्यू ऐड करके कितने की बना देगा? तो सर नेचुरली ना, वैल्यू बढ़ने से कंट्रीब्यूशन तो इससे बढ़ेगा ना। अब मानना तेरी मोस्ट पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व है? प्राइमरी सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, पर तुम कंट्रीब्यूट ही कितना कर रहे हो? बहुत कम कर। क्लियर, चलिए आगे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, यस पढ़िए जी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमी वाज नाइदर होली फ्यूडल एंड नॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम वर्ड बोलते हैं सेमी फ्यूडल। का मतलब क्या हुआ? इसको लिख सकते हो आप, मिक्स्ड इकोनॉमी।
सेमी फ्यूडल का मतलब क्या हुआ? मिक्स्ड। सर फ्यूडलिज्म, सुनो वर्ड, फ्यूडलिज्म का वर्ड मतलब क्या होता है? फ्यूडलिज्म मींस गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट की चलती हो, जहां पे गवर्नमेंट की चलती हो। बट कैपिटलिस्ट कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट कौन सी होती है? जहां पे मार्केट फोर्सेस की चलती हो। एंड मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। सर जब इंडियन इकोनॉमी को रिलीव किया गया, जब ब्रिटिशर्स ने छोड़ा, तब तब हमारे यहाँ पे जो लॉन्च थी वो कौन सी इकोनॉमी थी? सेमी फ्यूडल थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। आगे बढ़िए। इट वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, such an economy, yes, had the mixture of feudalistic मतलब गवर्नमेंट, क्लियर, एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जितने भी डिसीजन है, सर एक बार बताओ, तुम्हारे बेसिक 3 डिसीजन होते हैं जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स में है, वो 3 डिसीजन है। व्हाट इज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कहां तो अल्टीमेटली पहले गवर्नमेंट रन करती थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि क्या करना है क्या नहीं, कितनी प्रोडक्शन करनी है या नहीं। और यहां पे कौन डिसाइड करेगा? सर मिक्स्ड। देखो जी, मार्केट फोर्सेस की भी चलेगी, डिमांड सप्लाई भी बताएंगे क्या है, क्लियर। ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया, नहीं सर, देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? काम करेंगे। ओके। फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू क्या हुआ? बैकवर्ड। और वही है, गवर्नमेंट अपनी चला रही थी, गवर्नमेंट से प्रॉपर कंट्रोल ना हुआ, जिसके कारण लो प्रोडक्टिविटी हुई। एंड जिस कंट्री की प्रोडक्टिविटी लो है वो नेचुरली सर अपने आप में बैकवर्ड काउंट होगी, क्लियर। सो अब तक ब्रीफली वी कैन स्टेट दैट यस, on the eve of independence, Indian economy was characterized with number 1 low level of economic development। तो होली सोली सर मैं ये 7 पॉइंट्स पढ़ने के बाद ये कह सकता हूं कि हमारी इकोनॉमी का कोई हाल नहीं था। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, ये मानते हैं क्योंकि सर प्योर एक्सप्लॉयटेशन थी, सिंपल सा पॉइंट। किसको नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स ने हमें कितना एक्सप्लॉयट करा? प्योरली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज चली, भेदभाव चला जी, इम्पार्शियल होकर तो चले ही नहीं, पार्शियलिटी चली है। जो चीज ब्रिटिशर्स की फेवर में होती थी वो पास होती थी, जो इंडियंस की फेवर में होती थी वो मना होती थी। क्लियर डिस्टिंक्शन था, क्लियर। आगे, इट वॉज डेवलप्ड ओनली टू द एक्सटेंट, यस, it could serve the colonial interest of the British government। yes, अगर तरक्की हुई है, दोबारा सुन लो, इट वॉज डेवलप्ड ओनली, अगर तरक्की हुई है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो भी प्योरली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के। ये वर्ड लिखा हुआ ना, कॉलोनियल इंटरेस्ट, क्लियर। कॉलोनियल इंटरेस्ट मतलब इन फेवर ऑफ, पेंसिल यूज कर लेना, पेंसिल या जो भी आपके पास, क्लियर क्लियर, इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, क्लियर। नेक्स्ट इज, आगे चलिए। इफ रेलवेज, post and telegraph were developed, this was to promote the process of colonial exploitation ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब जैसे कह रहे हो सर अल्टीमेटली हमारे इंडिया ने तरक्की करी, सर इंडिया ने नहीं करी, ब्रिटिशर्स ने अपना मतलब निकालने के लिए क्या करी? तरक्की करी। जैसे कहते हो रेलवेज बने, पोर्ट्स बने, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाया भी गया, रोड्स बनी, अपने तो यहाँ पे कच्चे रास्ते थे, पक्की रोड्स बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया, कम्युनिकेशन के वेज इन्होंने सुधारे, शिपिंग पोर्ट्स, एयरलाइंस के थ्रू जितना कुछ भी करा, ये प्योरली सर किसके इंटरेस्ट के लिए था? कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए, ब्रिटिशर्स ने अपने लिए करा, सिंपल सी बात। क्योंकि सर एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स को अगर इंडिया से बिजनेस करना था तो बिजनेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो भी होना चाहिए। तो सर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज मेन, जिसके थ्रू माल ऑल ओवर द इंडिया ये भेजते करते थे या ब्रिटिश कंट्रीज का लिंक रहा, तो ये सारा का सिस्टम बनाया क्यों? प्योर इन्होंने अपने लिए बनाया। हाँ बट साथ में थोड़ी ले गए, लास्ट में तो यहीं पर छोड़ के गए। वो सब कुछ हम लोग ही तो क्या कर रहे हैं? आगे मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास तो वैसे इनिशिएटिव्स थे भी नहीं, हमारे पास तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज थे भी नहीं, जो कुछ हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से, वेस्टर्न कल्चर से सीखा है, वही नेक्स्ट वन हम लोगों ने क्या करा है? ऑप्ट करा है। आगे चलिए। नेक्स्ट इज, इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स the protection and promotion of the economic interest of the British economy rather than Indian economy। अगर ये पैराग्राफ समझ सको तो सिंपल वर्ड ये है, अगर तुम कह रहे हो कि ब्रीफली अगर इंडिया में कोई डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हुई भी थी, 1947 की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अगर हुई भी थी तो वो प्योरली
ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के लिए थी, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। उल्टा ये तो ये सोचा जाता था जहां पे इंडियंस को कोई फायदा होएगा ना, वो पॉलिसी बंदी कर दो, मना ही कर दो। बट जिससे फायदा किसको होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा होगा, वो सारी पॉलिसीज यस 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 चलने दो। क्यों सर, क्लियर डिस्टिंक्शन था। आप लोग अगर कुछ कर भी रहे थे तो अपने लिए कर रहे थे, हमारे लिए थोड़ी कर रहे थे। हमें तो इतना पता जी, हमारी इकोनॉमी तो क्या किया गया, एक्सप्लॉयट किया गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था, ओवरव्यू था विद फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब चलेंगे नेक्स्ट ऑन 6 सिनारियोस, 6 सीन्स अलग अलग, जिसमें से नंबर 1 आपके सामने पड़ा है क्या, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब सर आगे 1.5 पेज जितना भी आपके पास होगा, कमिंग पेजेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा सिनारियो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग टू क्या करेगा, शो करेगा। एंड एग्रीकल्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन इन द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 या 3 नेक्स्ट वन जो हैं, ये टॉपिक्स बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। सो वन टाइम इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। पढ़िए जी, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। यस, ऑन द ईव ऑफ independence, Indian economy was थोड़ा लाउडली, इंडियन इकोनॉमी वाज primarily an एग्रेरियन। एग्रेरियन मींस एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट तो एक वर्ड यूज किया गया, क्लियर, एग्रेरियन। ओके, इकोनॉमी, यस, अबाउट around 72% of population derived its underline 72% of the population derived its livelihood from the agriculture sector। वो तो पहले भी पढ़ चुके कि हमारे यहाँ पे तो मेन डोमिनेंस किसकी थी सर, प्योर एग्रीकल्चर की थी। टोटल पॉपुलेशन का 72% लोग किसमें थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थी। ओके, नेक्स्ट इज which reflects the importance of the sector in the Indian economy। बिल्कुल सर, तो आपको इतना सुनकर तो पता लग ही गया होगा कि आउट ऑफ टोटल 6 सेक्टर्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, एग्रीकल्चर। क्योंकि सर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड्स जो थी, रहती थी, वो सर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज्यादा थी। ओके, हाउ एवर, मानना सर सारी बातें आपकी सही, however this sector suffered from deep stagnation and chronic backwardness। मतलब सर जितना एक्सप्लॉयट एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ है ना, शायद ही कोई हुआ, क्योंकि वही बात है ना, मोस्ट पॉपुलेशन किसमें वर्किंग हुई थी, एग्रीकल्चर में थी। तो जितनी ज्यादा स्टैग्नेशन किन्होंने देखी है, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी है, बैकवर्डनेस इस एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी है, वो शायद ही दूसरों में हो। क्यों सर, प्योर डिस्क्रिमिनेशन, लूटपाट, जिसको वर्ड कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे बिल्कुल सर काइंड ऑफ डकैत। क्लियर, जो मतलब आपके फार्मर्स कमा रहे हैं सब छीन लेना उनसे। क्लियर, एंड इवन ऐसे हालात थे कि उनको सर्वाइवल करना भी क्या था, बहुत मुश्किल। आप ग्रोथ की बात करते हो, हमारे तो हालात ऐसे थे कि सरवाइव करना भी मांग कर खाने वाला काम। मतलब कहां तो हम लोग कहते थे कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी आर सेल्फ रिलायंट, कि हमें तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बट सर ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के टाइम तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत कुछ देखा डिफरेंट। पढ़िए, यस, फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यूजुअल क्वेश्चंस में से पूछा जाता है कि सर एग्रीकल्चर सेक्टर के सेलिएंट फीचर्स बताओ, जो आप बार बार कह रहे हो कि स्टैग्नेंट थी, क्रॉनिक बैकवर्डनेस थी, ऐसा भी क्या था। पहला पॉइंट पढ़िए, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। पढ़ो जी, प्रोडक्शन रेफर्स टू total output, while productivity refers to output per hectare of land। yes, both production as well as productivity were found to be extremely low on the eve of independence। सर एक बात बताओ, आउटपुट कहां से आएगी अगर इनपुट अच्छी दोगे। इनपुट का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट क्या है सर, अगर सीड्स अच्छे होंगे, क्लियर, इंप्लीमेंट्स प्रॉपर होंगे जो एग्रीकल्चर करने में हेल्प करते हैं, प्लस इरिगेशन फैसिलिटीज अगर अच्छी होंगी, इनपुट अच्छी डालोगे तो आउटपुट तो अपने आप निकलेगी। और इनपुट तो मैं तो अच्छी दूंगा अगर मेरे पास कोई पैसा बचेगा। आप मुझे कह रहे हो सर आप ग्रोथ करो, डेवलपमेंट करो। मैं कहा डेवलपमेंट बिना पैसे के थोड़ी होती है, पैसा होगा, मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे तभी मैं नेक्स्ट आगे ग्रो करने का सोचूंगा।
तभी नेक्स्ट आगे कुछ डेवलप करने का सोचूंगा। मेरे को जितनी इनकम मिलती थी वो सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू किसको दे दिया जाता था? जमींदार को। जमींदार को, जो कि किसके पाले हुए थे? ब्रिटिशर्स के रखे हुए थे। जब मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा, मैं नेक्स्ट आगे इन्वेस्ट कहां से करूंगा? आप कह रहे हो जी यहाँ पे ना आउटपुट कम है, इस ना हेक्टेयर ऑफ लैंड की प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी ऐसे थोड़ी आ जाती है। इनपुट्स अगर अच्छी डालेंगे तो जाके आपको आउटपुट में क्या मिलेगी? अच्छी मिलेगी। आगे पढ़। दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मीन्स। लैक ऑफ मीन्स मतलब वेज, तरीके, सोर्सेस, इनपुट्स। क्लियर? यहां पे लिख रहे लैक ऑफ मीन्स में लैक ऑफ इनपुट्स। लैक ऑफ इनपुट्स विद द फार्मर्स एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू द टीलर्स ऑफ द सॉइल। हु आर द टीलर्स? जो बेसिकली इस जमीन पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है, जब तक आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं होना, चलो आप कहते हैं किराएदार भी हैं, मानना किराएदार भी हैं, मैं टीलर ऑफ द सॉइल हूं, क्लियर, कि मुझसे ये रेंट लेते हैं। सर अगर रीजनेबल होगा तो मैं भी तो खुशी खुशी काम करूं। बट ब्रिटिशर्स का सिस्टम ही उलट था। उन्होंने क्या करा? सारे जमींदार जितने बंद, जमींदार मतलब जिनकी जमीनें हैं, जिनकी लैंड है, सबको अपने अंडर ले लिया। सबको अपने अंडर ले लिया। क्या सिस्टम करा? सुन, ये आगे जाके लिंक आपको काम आएगा। ये रहे तेरे जमींदार जिनकी जमीनें हैं, और ये थे फार्मर्स जिसको वर्ड बोलते हैं टीलर्स ऑफ सॉइल, नॉट ऑनर्स, टीलर्स, फार्मर। सिस्टम पता क्या था? देखो जी, चलनी तो किसकी है? ब्रिटिशर्स की। चलनी तो किसकी है? ब्रिटिशर्स की। अब ब्रिटिशर्स ने कहा हम थोड़ी ना नेक्स्ट आगे इन टीलर्स ऑफ द सॉइल के साथ डील करेंगे, हम थोड़ी फार्मर्स के साथ डील करेंगे। हमने पकड़ा किसको? जमींदार। जमींदार्स को क्या कहा? हम आपसे लेंगे फिक्स अमाउंट, जितनी जमीन आपके पास है हमें चाहिए जी उसका लैंड रेवेन्यू, टैक्स काइंड ऑफ। क्लियर? हमें चाहिए जी उसका लैंड रेवेन्यू, जहां मर्जी से लाओ, हमें नहीं पता। विच इज एक्सेसिव इन नेचर, जो अपने आप में नेचुरली हायर था। ब्रिटिशर छोड़ेंगे थोड़ी। अल्लाह कहता तुम्हारी जमीन है, तुम इतना प्रोड्यूस करते हो, हमें इतना फिक्स रेंट, और इतनी पावर, तुम आगे जितना मर्जी लो, हमें मतलब नहीं। कि सर देखो सिंपल सी बात, जितने भी जमींदार हैं, मैं तुमसे बोल रहा हूं, मेरे को तो 50,000 रुपये महीना चाहिए, 50,000 रुपये महीना चाहिए। तुम आगे फार्मर से कितना लेते हो, आई डोंट केयर, मुझे मेरा फिक्स मिलता रहे। और जिस दिन ना मिला, ना तुम बचोगे, वो तो वैसे ही नहीं बचेंगे। क्लियर? सीधा रूल, अंदर जेल में डाल देंगे, फिर वो और एक्सेसिव लेवल की एक्सप्लॉयटेशन थी। अब सर एक चीज बताओ, जिस बंदे को पूरा का पूरा एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, सारा का सारा इनकम सोर्स अगर मेरा कोई है भी है, अगर मैं कुछ प्रोड्यूस करके बेचकर पैसे कमा भी रहा हूं, उसका मेजर से मेजर पार्ट भी किसको चला जा रहा है? जमींदार को। किस फॉर्म के अंदर? सर ये लैंड रेवेन्यू के अंदर। ये तो मुझे पे आउट करने पड़ेंगे, और इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं जमीन खरीद लूं, फिर मैं ना जमींदार होता। समझ गए ना? इतना अपने पास पैसा नहीं। तो सर दिस इज प्योरली एक्सप्लॉयटेशन। पढ़िए नेक्स्ट इज, दिस वाज अ रिजल्ट, हाँ जी, of lack of inputs with the farmers and lack of incentives to the tillers of the soil. Table 1 shows production and productivity level in 1947 for wheat and rice compared with their levels in 2019-20. क्लियर? तो एक टेबल आपके सामने यहाँ पे गिवन है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन मेरे से क्या होगा? सर क्या ये टेबल हमें लर्न करना है? क्या ये डाटा हमें लर्न करना है? नहीं। क्लियर? टू मच एक्सटेंट, जितना हो पाया। क्लियर? देखो सर ऐसे तो पूरी बुक में डाटा है, एंड मैं ये स्टार्टिंग फर्स्ट डे ही आपको बता रहा हूं, पूरी बुक में डाटा गिवन है, ईयर वाइज गिवन है। टू इनफ, जितना हो सका उतना डाटा आप लर्न करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो वन वर्ड मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा, वो पार्ट आपको लर्न करना होगा, अदरवाइज ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर? टू बी वेरी क्लियर, अपने को इतना माइंड में लेने की जरूरत नहीं है कि सर डाटा में लर्न करना पड़ेगा और ये मुश्किल लगता है, छोड़ दो। बस एनालाइज करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए कि लिखा क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो मत भूलना, इतना चल जाए। आगे चलिए, टेबल 1 अब एक बार चेकआउट कर सकते हो। 1947 को कंपेयर किया हुआ विद टुडेज, आज के जमाने में
व्हीट एंड राइस की प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन साथ में गिवन। पहले से आपको प्रोडक्टिविटी भी राइस दिख रही है, पहले से आपको जो प्रोडक्शन है वो भी काफी क्या दिख रही है, राइस दिख रही है। क्लियर, जस्ट टेबल एनालाइज कर लेते हो, यही बहुत बड़ी बात है। लर्न तो मैंने करके करना है, मुझसे ये थोड़ी पूछेंगे। क्लियर, पढ़िए। टेबल 1 shows that, yes please, productivity of wheat was nearly 5.1 times lower in 1947 बिल्कुल compared its level in 2019। सर आज के टाइम में आप ये मानो जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी है, फिर तो पहले आपकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं थी, मतलब 5 गुना कम थी अल्टीमेटली। तो अब कैसे राइज हो गया, अब कैसे राइज हो गया? जो आप कह रहे हो कि 1947 में आपकी जो ये प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो बहुत कम थी। अब बढ़ने का कारण क्या है सर? पहले हमें प्योर क्या किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, और हमारी जितनी मैक्सिमम इनकम थी वो सारी की सारी हमसे छीन तो ली जाती थी। जब पैसा लगाने की बारी आएगी, चल एक चीज होती है, अगर तुम मुझसे रेंट ज्यादा ले रहे हो, तुम मुझसे किराया ज्यादा ले रहे हो, फिर कम से कम कोई इन्वेस्टमेंट तो भी करो, कोई माड़े मोटे कोई हमें पैसा तो छोड़ो ताकि आगे नेक्स्ट आगे ग्रोथ कर पाए। अब सर सिर्फ कमाने की सोच रखी हुई है, खर्च तुमने कुछ करना नहीं, ज्यादा देर तरक्की नहीं करो, ज्यादा देर तरक्की नहीं कर सकते। ये सिंपल सा रूल है लाइफ। अगर ग्रो करना है, डेवलप करना है, एक्सपेंडिचर इज द फर्स्ट की। खर्च करो सर, मैक्सिमम खर्च करेंगे तो नेक्स्ट आगे ग्रोथ आएगी, तो नेक्स्ट आगे डेवलपमेंट आएगी, नहीं अदरवाइज पहले ही भूल। अब जैसे कईयों की नॉर्मली आदत होती है ना पैसा बचाने की, और इनकम आ जाए बस, खर्च करना नहीं, तो इनकम कहां से आएगी? एक्सपेंडिचर करोगे तभी तो होगा। वही फार्मर्स का कहना था, कहते जी आप हमसे प्रोडक्टिविटी मांग रहे हो, आप हमसे प्रोडक्शन मांग रहे हो, प्रोडक्शन तो तब होगी अगर हमारे पास इनपुट्स होंगी, अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी। कुछ है तो है नहीं, हम प्रोडक्शन कहां से ला दें? एंड नेचुरल प्रोड्यूस है, नेचुरल प्रोड्यूस भी तब हो पाएगा अगर अच्छे इनपुट्स दोगे। क्लियर, पढ़िए आगे। यस, प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू बी लो। Productivity of rice was nearly 4 times lower in 1947 compared with its level in 2019-20। अब देख साइड पे जैसे एक शॉर्ट वर्ड हमने क्रक्स लिख लिया, क्या सर? वीट। वीट अपने आप में 5 टाइम्स चेंज देखने को मिला, एंड राइस के अंदर आपको तकरीबन 4 टाइम्स जो चेंज है देखने को मिला। ये ना साइड बाय साइड लिखने जरूरी है। क्लियर, ऐसे ही नहीं लिखे हुए, ये जितना मैक्सिमम लिखोगे उतना साइड बाय साइड आपको ये कंटेंट क्या रहेगा, याद रहेगा। प्लस मैक्सिमम अंडरलाइनिंग करो, ये नहीं नई बुक है साफ साफ दिख रही है, 2 दिन बाद करेंगे। क्लियर, इसको प्रॉपरली अपना अंडरलाइन करो, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं अभी से सिलेक्ट करनी स्टार्ट करो। नेक्स्ट आगे। Likewise, level of output of wheat was nearly 16.8 times lower and the rice was nearly 5.3 times lower in the 1947। मतलब एक चार्ट का एनालिसिस गिवन है एंड नथिंग एल्स। मीनिंग कुछ नहीं है, मीनिंग कुछ नहीं है, वो जो ऊपर बॉक्स गिवन था उस बॉक्स का क्या गिवन है, एक एनालिसिस गिवन है कि तब से लेके अब तक आपको क्या फर्क देखने को मिले। क्लियर, आफ्टर दैट एक साइड पे बॉक्स लिख लो। वन थिंग मेक इट क्लियर, जितने साइड पे बॉक्स गिवन होंगे, आपका तो अब चेंज कर दिया, हमारे वाले में ग्रीन या ब्लू बॉक्स होते थे, आपके केस में रेड बॉक्सेस जितने भी गिवन है, ईच एंड एवरी बॉक्स इज इंपॉर्टेंट। स्पेशली इस बुक का ये फीचर है, इसको पढ़ाने का जो मोटिव होता है, वन ऑफ द मोटिव क्या है, ये सर ये क्या करते हैं, जो अच्छा पॉइंट होता है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अलग बॉक्स में एक बार उसको दोबारा क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, जो अपने आप में एक अच्छी चीज। क्योंकि देख ऊपर तुम इतना सारा पेज पढ़कर आए, हो सकता है उसमें से आधी लाइन काम की ना हो, तो इसने क्रक्स निकाल के साइड पे दे दिया। पहला वर्ड पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। सर आपने ना अभी ये जमींदारी सिस्टम वर्ड यूज किया, ये है क्या, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है क्या? क्योंकि कारण तो पता लग गया कि वन ऑफ द मेन कारण इस क्या था, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम होना, ये जमींदारी सिस्टम होना। थोड़ा बता तो दो, पढ़ो। अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू मिडलमैन, जो मिडलमैन के थ्रू काम करते। देखो जी, लेने को तो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली तो भी आपसे ले सकते थे, आप फार्मर्स हो, आपसे डायरेक्टली तो भी किराया ले सकते थे, जो भी उन्होंने लैंड रेवेन्यू टैक्स उन्होंने लेना है, जिसको वर्ड चलता था लगान, जो मूवी भी आपके पास आई थी। क्लियर, लगान मूवी, लगान वर्ड इज क्या है, टैक्स, अ लैंड रेवेन्यू, उसमें भी तो यही काम हुआ था, वो भी तो सारे क्या थे, फार्मर्स ही थे। अगर मूवी आप लोगों ने देखी है, वहां पे तो क्या सारे फार्मर्स ही थे। वो किस बात के लिए रो रहे थे कि सर बारिश तो पड़ती नहीं,
इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, इनपुट्स अच्छे नहीं है, आप कह रहे हो जमीन के ऊपर हमें क्या दो, टैक्स दो, लगान दो, और अगर ना दिया तो 3 गुना देना पड़ेगा। वहां पे तो ऐसी पॉलिसीज थी। अब सर हम कहां से पे आउट करें जी, हमारे पास तो यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। समझ गए ना? तो ये टर्म्स वहीं से उठाई जा रही है सर, वहीं से उठाई जा रही हैं सर। जो मिडल मैन के थ्रू वर्क करे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज जमींदार। पढ़िए आगे, कॉल्ड जमींदार एंड इंटरमीडिएरी, इंटरमीडिएरी मींस मिडल मैन बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स, पीजेंट्स मींस फार्मर्स, पीजेंट्स मींस फार्मर्स। एंड काफी जगह ना वर्ड ये कॉलोनियल गवर्नमेंट यूज करेगा वर्ड, दैट मींस किसकी बात कर रहा है, ब्रिटिश, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे थोड़ी डील करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, किसको पकड़ा, जमींदार को, इनके थ्रू लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, क्लियर। और वो टैक्स अपने आप में, वो रेवेन्यू अपने आप में इतना ज्यादा हाई था, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। एंड जब बचेगा नहीं तो नेक्स्ट आगे इन्वेस्ट कहां से करेंगे। आप कहते हो जी इरिगेशन फैसिलिटीज लगा लो, क्या बड़ी बात थी, क्यों सर, उसमें एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, उसमें एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। जैसे नॉर्मली आपने देखा फार्म के अंदर एक पानी की मोटर जो प्रॉपर पानी की सप्लाई प्रोवाइड कर सके, खर्चा तो पूछ के देखना कितना एक्सपेंडिचर है। अब मेरे पास पैसे तो बचे, जितना पैसा होता था वो सारा का सारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर जमींदार के थ्रू किसको चला जाता था, ब्रिटिशर्स को। तो हमारे पास बचता ही क्या था, कुछ भी नहीं। हमारा तो गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, हमारा तो सर्वाइवल बड़ी मुश्किल से होता था। और आप कहते हो जी इन्वेस्ट करो, अच्छे इनपुट्स लेकर आओ, अच्छे टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स लेकर आओ। सर पैसे लगते हैं, और तब हमारे पास पैसा नहीं था, कारण तुम्हारे सामने पड़ा है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो अपने आप में एक मेजर ड्रॉबैक रहा। पढ़िए, एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। पढ़ो जी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट India introduced a unique system of land settlement. yes it set up ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर समझ गए, ब्रिटिशर्स ने किसको रखा, जमींदार को, जमींदार ने नेक्स्ट आगे फार्मर्स को। तो अल्टीमेट सर ये ट्रायंगल में इनका रिलेशन क्या हुआ, बन कि हम नहीं डायरेक्ट डील करेंगे, आप हमें फिक्स अमाउंट दो, आप आगे जितना मर्जी चार्ज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अमंग्स द गवर्नमेंट द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर ऑफ द सॉइल, टीलर समझ गए, बट फार्मर्स की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली उस सॉइल पे काम कर रहे हैं, खून पसीना मेहनत का काम कर रहे हैं। ओके, दिस वाज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम, काफी पॉपुलर हुआ ये जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, एंड वाज पर्टिकुलरली इंप्लीमेंटेड इन द then Bengal presidency, yes, comprising parts of India's present day eastern states में। स्टार्ट कहां से हुआ, ईस्टर्न स्टेट्स में, फिर धीरे धीरे करते करते ऑल ओवर इंडिया फैल गया, तो नेचुरली हर जगह सिस्टम ये चलने लग गया। आगे द डिस्टिंक्ट फीचर सुन लो, इस सिस्टम के क्या थे, फीचर्स क्या थे। पहला पढ़िए, द जमींदार्स Were recognized as permanent owner of the soil. हमने वो परमानेंट जमीन किसको दे दी, जमींदार। अरे पहले कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह थोड़ी होती थी, परिवारों में जो चल रही है जमीनें, परिवार के परिवार नेक्स्ट आगे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, पक्की रजिस्ट्रियां दे दी कि सर ये जमीन आपकी, परमानेंट ऑनर आप, बट हम आपसे लेंगे फिक्स अमाउंट, इसके ऊपर क्या लेंगे, फिक्स अमाउंट, लैंड रेवेन्यू टैक्स लेंगे। आगे फार्मर से तुम जितना मर्जी लो, हमें कोई इशू नहीं है। पढ़िए आगे, विच इंप्लाइड दैट profits generated from the cultivation were to accrue to the accrue to the किसको, जमींदार, इंस्टेड ऑफ द क्या, कल्टीवेटर। अब सिंपल सी बात है, पहले तो क्या होता था, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर कौन होते हैं, फार्मर्स जो एक्चुअली कर रहे हैं, पहले तो जितना कमाते थे सारा उनको मिलता था। अब ये पंगा किसने शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स ने। इन्होंने क्या करा, जमींदार बनाए, परमानेंट ऑनर उनको बना दिया, मतलब तुम लोगों से ऑनरशिप क्या कर ली गई, छीन ली गई। अरे हमारे थोड़ी यहाँ पे कोई ऑनरशिप सिस्टम था, हमारे तो वैसे भी कलेक्टिव फार्मिंग या राजा सिस्टम था नॉर्मली जो था, सारी ही जमीन किसकी थी, टोटल एक एरिया के अंडर आती थी, कॉमन लैंड आती थी। तुम्हारे कौन सा कोई यहाँ पे ऑनरशिप वाला सिस्टम था। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, आते सार कुछ जमींदार को पकड़ा, परमानेंट ऑनर बनाया, अपना रेवेन्यू जनरेट करा, और आगे इनको पावर दे दी कि तुम नेक्स्ट आगे किससे लो, फार्मर से लो। अच्छे खासे जो ऑनर्स हुआ करते थे किसी टाइम पे, फार्मर्स, जितना कमाया सारा उनका होता था। अब मोस्टली उनमें से 80% 90% तो सर ये रेवेन्यू जाने लग गया।
तो मेरे पास बचा ही कितना 10%। अब 10% में अपना गुजारा करूं या नेक्स्ट आगे इन्वेस्टमेंट करूं। पढ़ियो आगे। द जमींदार्स एज लैंड रेवेन्यू, एज लैंड रेवेन्यू। सर आपको जमीन का वो देना पड़ेगा, कर, जैसे टैक्स वर्ड बोलते हैं कि कर हिंदी में वर्ड बोलते हैं, वो आपको पे आउट करना पड़ेगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट आगे, सर द जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एज मच, जितना चाहो, जितना चाहो। नेक्स्ट आगे आप उतना क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं, बट हमें फिक्स देते रहना। जैसे कहते नहीं मैंने आपसे फिक्स कर दिया, आगे आप जितने मर्जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो मोस्टली होता है। बट सर अल्टीमेट ये तो नुकसान किसका हो रहा था, फार्मर्स का हो रहा था। ये तो प्योर एक्सप्लॉयटेशन किसकी हो रही थी, फार्मर्स की हो रही थी। आगे बढ़िए। फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉइल, यस, as they could, in fact, the only interest of the zamindars was to maximize revenue collection. और सर ऐसे बंदे जहां पे ये सिस्टम होगा, इनका सिर्फ एक इंटरेस्ट होगा, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर। इनको कोई मतलब नहीं है कि फार्मर्स कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे नहीं, कैसे वो मेहनत कर रहे हैं, कैसे नहीं, हमारा मतलब नहीं। हमारा मतलब है किससे, लैंड रेवेन्यू से। क्लियर कि एज मच एज, जितना आ सकता है उतना रिकवर करो। ओके, आफ्टर दैट इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ द टिलर, हमें मतलब नहीं है फार्मर से। क्लियर कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, छोड़ो भैया, प्योरली एक्सप्लॉयटेशन, प्योर। आगे, द जमींदार्स डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। और ऊपर से चलो मैं तो नहीं कर पा रहा, मैं तो नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे में तो कैपेसिटी है नहीं। क्यों, मेरी इनकम का, रेवेन्यू का 90% तो तुम ले गए, मेरे पास कितना बचा, मान लो 10%। मैं 10% में क्या क्या करूं, मेरा तो गुजारा मसा हो रहा है। और कम से कम तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए थी, इतना इतना मोटा किराया खा रहे हो, लेट इट बी 90% इनकम आप मेरी ले रहे हो, मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा, तुम इंप्रूव कर लेते। अब जैसे नॉर्मली हम यहां पे कहते हैं जी लेट इट बी रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो रेंटेड प्रॉपर्टी है, मैंने सदा थोड़ी रहना है यहां पे। ये प्रॉपर्टी तो किसकी रहेगी, ऑनर की रहेगी ना। ऑनर कितने साल से इस बिल्डिंग का क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है। अगर एक साल कोई माड़ा मोटा इंप्रूवमेंट करवानी पड़ गई, कोई पेंट करवाना पड़ गया, कोई खर्चा करना पड़ गया, इतने में जान निकल गई तेरी। और आपने यूजुअली देखा होगा लैंडलॉर्ड्स की नेचर होती है ऐसी, छोटी 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 बात के लिए नहीं सर ये खर्चा हम नहीं करवाएंगे। ओ भाई तूने सारी उम्र इस बिल्डिंग से खाना है, सारी उम्र तूने इस लैंड से खाना है, अगर माड़ी मोटी इंप्रूवमेंट करनी भी पड़ गई यार, क्या दिक्कत पड़ गई। और एक चीज सोच, इंप्रूवमेंट करेगा उसका भी तो फ्रूटफुल तुझे ही होगा। जितनी अगर तुम एग्रीकल्चर के अंदर क्या करते, इंप्रूवाइजेशन करते, वो अल्टीमेट फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती, फार्मर्स की इनकम बढ़ती, वो भी तो तुझे ही मिलती। बट वही बात है, सोच थी नहीं, बस सोच क्या थी, एक्सप्लॉइट करना, कि देना कुछ ना पड़े, ले सारा ले। क्लियर। आगे चल। द इम्प्लीकेशन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम वर अलार्मिंग फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर 1 पढ़ो जी, क्या सर, प्योरली एक तो सर अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन थी, दूसरा रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय, वही है ना, मनमर्जी थी, रोज अपना एक नया रेट निकाल देते थे, इतना टैक्स देना होगा, इतना रेवेन्यू देना होगा। सर कोई फिक्स होता, हम भी कुछ सेटअप करके रखते। अब इनका तो जी वही बात है, शेयर मार्केट की तरह रोज नवा रेट खुलता कि नहीं जी आज के बाद इतना लगान देना पड़ेगा, डबल देना पड़ेगा, ट्रिपल देना पड़ेगा। ये तो सर गलत बात है, ये तो कोई रूल ना हुआ। कम से कम एक रूल रखो, स्टेबिलिटी रखो, हम भी अपना काम करें, खुश होके करें। हमें डर था क्या, किस बात का, यही नहीं पता ये जीने भी देंगे या नहीं। आगे, सर बाय द जमींदार्स व्हिच लेड टू फ्रीक्वेंट इविक्शन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल। और जल्दी जल्दी सब इस काम को छोड़ ही गए। क्लियर। नेक्स्ट इज टिलर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ क्या, लैंडलेस लेबरर्स। जो किसी टाइम पे तुम्हारी, कम से कम तुम्हारी लैंड तो हुआ करती थी, बट जब से ये जमींदारी सिस्टम आया है, तुमसे तुम्हारी जमीनें ही छीन ली गई। जब जमीन अपनी नहीं है तो तुम्हें किराया देना होगा, अब जैसे नॉर्मली हम यहाँ पे वर्ड बोलते हैं, इस शहर में जिसके पास अपना घर है, अपनी दुकान है या बिजनेस है, वो बंदा सबसे ज्यादा सेफ है। कम कमा लोगे, सारा तेरा, कहीं किसी को देना तो नहीं है ना, क्योंकि मोस्ट एक्सपेंडिचर
सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर यहां पे जो है वो किस बात का है? रेंट। अब जिसका घर भी अपना नहीं है, जिसकी दुकान भी अपनी नहीं है, सर पहले तो 2 फिक्स्ड कॉस्ट वो लेकर बैठा जो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, जहां मर्जी से कमा कर दे। ये तो सर अपने अपने बड़ी प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम इनके केस में आ रही थी। सर यू आर नॉट द ओनर, यू आर जस्ट टीलर्स ऑफ द सॉइल। जहां से इनकम जनरेट करके मेजर हिस्सा किसको देना पड़ता था? जमींदार को देना पड़ता था। और वो जो आगे किसके पाले हुए थे? ब्रिटिशर्स के रखे हुए थे। तो क्लियर एक्सप्लोटेशन तो चल रही है। कहां से तरक्की बात देखते हो भाई? आगे चल। नेक्स्ट इज फार्मिंग इवन दो it was the principal source of livelihood was driven to deep backwardness and long period stagnation. ये तो सर मतलब जितना मैक्सिमम पॉपुलेशन जितनी इसके अंदर थी उतना ही ज्यादा इनको क्या करना पड़ा? सफर करना पड़ा। क्लियर? नेक्स्ट इज पढ़िए जी, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। अच्छा पॉइंट, इंपॉर्टेंट। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या पैसा कमाना कुछ चीज होती थी क्या? क्या कमर्शियल एंगल से कभी किसी चीज को देखा? एग्रीकल्चर को स्पेशली। चलो इंडस्ट्री तो फिर भी मानू, इंडस्ट्री तो फिर भी मानू कि हाँ सर माड़ा मोटा तो पैसा हर बंदा कमाता था। एग्रीकल्चर को कमर्शियल एंगल से देखना ये कब से स्टार्ट हो गया? ये भी आदत किसने डाली? ब्रिटिशर्स ने डाली। वो क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे प्रोडक्शन होती थी प्योरली व्हीट, राइस या आपके 2-4 कुछ प्रोडक्ट और जो आपके डेली यूज वाले। क्लियर? और जितना सरप्लस होता था वो तुम नेक्स्ट आगे अपनी कंजम्पशन के लिए या अपनी बार्टर एक्सचेंज के थ्रू डिमांड्स को पूरा करने के लिए क्या कर लेते थे? यूज कर लेते थे मोस्टली, जो आपका कॉन्सेप्ट था। ओके, बट सर इनको ब्रिटिशर्स को क्या दिक्कत आई कि तुम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कर रहे हो बहुत फेमस, उसको करवाओ बंद, उसको करवाओ बंद, क्योंकि तुम वर्ल्ड वाइड छाने लग गए थे, इंडिया का नाम होने लग गया था। ये चाहते नहीं थे कि ये ग्रो करे। कौन चाहेगा? कौन चाहेगा कि दूसरी कंट्री में जाके ग्रो करे? इन्होंने सर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल क्या कर दी? अबॉलिश, खत्म ही करवा दी काइंड ऑफ, बाय इंपोजिंग टैक्सेस, बाय इंपोजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी कि बेच, तू बना, तू माल बना, बाहर बेचेगा टैक्स देके जा, एक्सपोर्ट ड्यूटी देके जा। जो आज की डेट में गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? फ्री कर रखा है कि बेचो सर, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, हम टैक्स थोड़ी लेंगे, अच्छी बात है, कर कर बिना टैक्स के एक्सपोर्ट कर। वही एक्सपोर्ट उस टाइम पे क्या था? एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ टैक्स दे तो माल बेच। अब सर जो चीज इतने की बनी उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई तो नेक्स्ट आगे तो नेचुरली वो महंगी हो गई, फिर तो मेरा फॉरेन में सामान ही कौन खरीदेगा? यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तेरी बिल्कुल क्या हो जाए? डेड। दूसरी तरफ इंडिया इज अ रिच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और ये अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना चाहते थे। रॉ मटेरियल सारा कहां पे था? इंडिया में। इन्होंने पैसा दे देकर, एडवांस पैसा दे देकर हमसे वही प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया जो इनकी कंट्रीज की इंडस्ट्रीज के लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा, जो इनको चाहिए। जैसे मैं पहले कौन सा किसी की सुनता था? मैं तो व्हीट, राइस अपने घर परिवार की डिमांड्स को देखते हुए मैं अपना प्रोड्यूस करता था। बट इन्होंने फोकस मेरा क्या कर दिया? चेंज। क्या कहते जी? आप ये रॉ मटेरियल बनाओ। मैं कहा जी क्यों बनाऊं? ये चक पैसा, ये रेट हम देंगे, और विच इज क्वाइट हायर। नेचुरली पैसे के आगे तो सारे उलझ जाते हैं एक बार तो, कि सर चलो अच्छी बात है जी, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, बट दिमाग किसी ने नहीं लगाया कि ये हमसे फिनिश्ड गुड्स नहीं, क्या बनवा रहे हैं? रॉ मटेरियल। सिर्फ क्या बनवा रहे हैं? रॉ मटेरियल। अब सारा का सारा एग्रीकल्चर किसमें लग गया? रॉ मटेरियल बनाने में लग गया। जो रॉ मटेरियल कहां जाता था? फॉरेन कंट्री में जाता था, ब्रिटेन कंट्रीज में जाता था। हमारे यहाँ तो फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन ही खत्म कर दी तुम, हमारी इंडस्ट्रीज डाउन चली गई। पढ़ो। यस, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस? सेल्फ कंजम्पशन। जो कहीं अपने लिए बनाते थे ना सिर्फ, अब अपने लिए नहीं, कल्टीवेशन ऑफ, वर्ड का यूज किया गया, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब सर वो क्रॉप्स बनाने पे लग गए जहां से आपको क्या मिलते थे? पैसे। क्लियर? फॉर द मार्केट, यस, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स बनाओ टू कोप विद द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। मजबूर किया गया सर, आप मजबूर किया गया, प्रोडक्शन करनी है तो वो प्रोड्यूस करो जो हमें चाहिए, अदरवाइज, और पैसे देंगे, एडवांस देंगे,
कैश क्रॉप्स देंगे। अब पैसा देखकर लालच पड़ गया सब लोगों ने अपना क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया टू द कमर्शियल क्रॉप्स। कहां तुम लोग पहले करते थे सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग फॉर दी सेल्फ कंजम्पशन। अब कहां तुम करने क्या लग गए, कैश फार्मिंग, कैश क्रॉप्स, कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर? यस प्लीज। फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स इन दिस कंटेक्स्ट। ये है आपके वाले बुक में लिखा हुआ है, पढ़िए जी। फार्मर्स वर फोर्स्ड to produce indigo. Yes. It was required by textile industry in Britain for dyeing bleaching of the textile। मतलब इनको चाहिए होता था अपनी कंट्रीज के लिए इंडिगो, अपने यहाँ पे बनाते नहीं थे। पैसा दे दे के, एडवांस पेमेंट दे दे के इन्होंने क्या करा, इंडिगो की प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया में क्या करवा दी स्टार्ट, और वो सारा रॉ मटेरियल उठा के कहाँ ले जाते थे, बाहर। बट सर यहाँ पे तो खत्म कर दिया ना काम तुमने। पढ़िए आगे। सर द फार्मर्स वर इधर ल्यूड और फोर्स, प्यार से मानो नहीं तो उठा के ले जाओ। प्योर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब वही बात आ गई ना, मानना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर? ल्यूड और फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो। सर पैसा फेंका, उठाओ, कल से अपनी प्रोडक्शन करनी क्या करो, स्टार्ट करो, जो हमारी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी। अच्छा देख, ये एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल तो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ये ड्यूटी फ्री, ये ड्यूटी फ्री, क्योंकि ये उनके बेनिफिट के लिए था। और हमारा हैंडीक्राफ्ट, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का माल जो बाहर जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, अच्छा उसके लिए टैक्स है तो वो भी एक्सपोर्ट था, बट वही है ना, वो एक्सपोर्ट से इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होती, उस पर टैक्स लगा दिया। और जिस एक्सपोर्ट से ब्रिटेन इकोनॉमी स्ट्रांग होती, वो ड्यूटी फ्री करती। तो क्लियर पार्शियलिटी है, क्लियर पार्शियलिटी है। आगे चलिए। यस, प्रोडक्शन ऑफ commercial crops exposed the subsistence farmers to uncertainties of the market for their own subsistence, that is मतलब प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। जब से तुमने सबसिस्टेंस फार्मिंग से कहां पे शिफ्ट मारा, कमर्शियल फार्मिंग पे शिफ्ट करा, आपको भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ गए। जो कहां तुम लोग क्या हुआ करते थे, सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, सेल्फ कंजम्पशन आप अपनी खुद करते थे, अब तुम्हें भी नेक्स्ट आगे किसी से आके मांगकर खाना होगा, क्योंकि तुम अब प्रोडक्शन किसकी करने लग गए, कमर्शियल एग्रीकल्चर की, कमर्शियल फार्मिंग, कैश क्रॉप्स करने लग गए। तो तुम्हें भी अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, दूसरों पे डिपेंड होना पड़ेगा। जो खुद पे डिपेंडेंट थे, अब दूसरों के ऊपर क्या हो चुके थे, डिपेंडेंट हो चुके। आगे, स्विचिंग फ्रॉम subsistence to cash crops raised credit needs of the farmers, which led to their perpetual। और ऊपर से सर जैसे ही तुमने स्विच करा कैश क्रॉप से, सर यहां से आपकी क्रेडिट नीड्स बढ़ गई। क्रेडिट नीड्स मतलब लोन लेना, डेट क्रिएट करके लेना, पैसे उधार लेना, जिससे कारण आप सिर्फ लगातार किसमें रहे हो, एक कर्जे के अंदर ही रहे हो, इंडेटनेस के अंदर ही रहे हो, और सर आपने कोई भी ग्रोथ नहीं करी। इज दैट क्लियर? लास्ट एक बॉक्स साइड पे, फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश। फेमाइन्स का मतलब क्या होता है? फेमाइन्स भुखमरी, हंगर, शॉर्टेज। क्लियर? यहां पे लिख, फेमाइन्स मतलब हंगर, या जिसको वर्ड बोलते हैं हिंदी में स्कार्सिटी, चलो ये तो स्कार्सिटी हो गया, अकाल पड़ना जैसे वर्ड कहते हैं, कि सर सारे के सारे रिसोर्सेज ही क्या हो चुके, खत्म हो चुके, काइंड ऑफ, इतने बुरे हाल। क्लियर? पढ़िए जी। फेमाइन्स रेफर्स टू severe shortage। क्लियर? एक चीज और है, ये जो आप लोगों से पढ़ाता हूं ना, आप लोगों की थोड़ी बहुत ही वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा करो, साथ साथ पार्टिसिपेट किया करो। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का एक फायदा है, बहुत सारी वोकैबुलरी में ऐसी यूज की हुई है, आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव करेगा, जो अभी तक बहुत कम। लिटरली रीड करा करो, थोड़ा सा, थोड़ी सी अच्छी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों की बनेगी। अदरवाइज बहुत स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, लिटरली टू बी वेरी क्लियर, बीकॉम भी पास हो गए, आफ्टर दैट भी कुछ ना कुछ कर लिया, पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता सर उनको, जोड़ जोड़ के एक अक्षर पढ़ते हैं ऐसे। अब ऐसी सिचुएशंस का क्या फायदा सर? और ये कारण क्या है, कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करा, कभी सोचा ही नहीं। मान लो टीचर ने अगर पढ़ने को बोला भी, बस मैंने नहीं पढ़ना। सर लाउडली पढ़ो यार, दिक्कत क्या है? एक बार गलत पढ़ोगे, दो बार गलत पढ़ोगे, वर्ड में ठीक करवा रहा हूं ना, बट पढ़ सर, पार्टिसिपेट कर, मैक्सिमम आदत बनाओ। ये आपकी वोकैबुलरी प्लस कॉन्फिडेंस क्या करेगा, रेज करेगा। एंड इवन मैं तो स्पेशली मतलब जो थोड़ा सा लाउड पढ़ता है ताकि अच्छा सा माहौल बने, उसको कहता हूँ ये पढ़ो।
सीखो इस चीज को, ये भी सर अपने आप में एक बहुत अच्छी आप लोगों के अंदर स्किल है। अगर आप एक रीडिंग स्किल्स, उसको वर्ड बोलते हैं रीडिंग स्किल्स, आपको आनी चाहिए। मेरे को तो एक बार प्राइज मिला था, 7th क्लास की बात है उस टाइम पे, तब तो चलो पता भी नहीं था कि नेक्स्ट आगे क्या स्कोप है, इस लाइन में आएंगे और आएंगे। बट सर एक प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो वर्ड थी ना, लिटरली न्यूज पढ़ाने के लिए मुझे स्पेशली बुलाया जाता था प्रिंसिपल ऑफिस में कि यार थोड़ा लाउडली सा बोलेगा, मजा आएगा न्यूज सुन के, चाहे समझ कुछ आए ना आए। ये रीडिंग स्किल्स हैं सर, रीडिंग स्किल्स सीखा करो थोड़ी सी। आगे चलिए। यस, severe shortage of food that is owing to crop failure। सर आपकी ऐसे साल आए, प्रोडक्शन बिल्कुल डेड, क्रॉप फेलियर हो गया। एंड क्रॉप फेलियर ऐसा हुआ कि मतलब आपके उस एरिया में बिल्कुल फेमाइन सर, severe शॉर्टेज, अकाल पड़ गया कि मतलब अल्टीमेट है ही नहीं, खाने को भी नहीं। आगे नेक्स्ट इज एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन मींस भूखमरी। क्लियर, कि मतलब इतने बुरे हालात हो चुके थे आपके। क्लियर। एंड फ्रॉम 1760 टिल 1943 इंडिया वाज हिट बाय टेरिबल फेमाइन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। और ये कॉमन रहा ही रहा। और तकरीबन तकरीबन तेरे को 200 साल के आसपास, मतलब 2 सेंचुरीज दिख रही हैं, 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी। क्लियर। ब्रिटिशर्स ने इतना ही रूल करा अपने पे, तब से लेके अब तक एक्सप्लॉयट ही होते आ रहे हैं, स्लेवरी के अंदर ही है, गुलामी के अंदर ही है। तब तक सर हमने ये सारा कुछ देखा ही देखा है, और रेगुलर बेसिस पे सर फेमाइन्स नॉर्मल टर्म थी हमारे लिए। ये तो उसके बाद हमारे हालात सुधरने शुरू हुए हैं। आगे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये तो बड़ा ही मतलब नेक्स्ट लेवल फेमाइन था जो 1769-70 में था बंगाल में। क्लियर। विच क्लेम्ड अ लार्ज टोल ऑफ लाइव्स, मतलब बहुत लोगों की उस टाइम पे क्या गई थी जान, जब है ही नहीं खाने के लिए। सरकार भी किस किस की मदद करे, सरकार ऊपर से ब्रिटिश हो, वो क्यों छोड़ेंगे, वो तो कहेंगे बढ़िया पॉपुलेशन कम हो रही है, मरने दो इनको, ये चीज। एंड लास्ट, more than 85 million people died owing to the repeated famines। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, more than 85 million। and in contrast there have been no famine related death since independence। but सर उसके बाद कभी ऐसे हालात नहीं आए। अब जैसे इवन कोरोना टाइम में सरकार ने भी क्या करा सर, घर घर पे राशन प्रोवाइड करा, ठीक है ना, पॉवर्टी लाइन वालों के लिए अलग से, चाहे कोई खाने की फैसिलिटी लगा लो, लोगों ने डोनेशन लगा लो, बहुत करिए सर, बहुत करिए। फूड डोनेट बहुत हुआ है गवर्नमेंट ने। चलो मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता, बट एटलीस्ट सरवाइव करने के लिए जो बेसिक नीड्स है वो तो कम से कम दी, ठीक है ना। जिनको मिली है वो लिटरली मानते हैं, जिन लोगों की अर्निंग बिल्कुल खत्म हुई है वो मानते हैं कि गवर्नमेंट ने उनका क्या करा है, सपोर्ट करा है। हाँ, मिडिल क्लास को नहीं मिला वो अलग बात है, बट सर सिंस इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ कि फेमाइन के कारण आपकी डेथ हुई। इज दैट क्लियर? सो 4th पॉइंट से नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बट नेक्स्ट में एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी बुक्स क्या करें, परचेज। क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट।